Hello student, today we are going to start lesson number first of your class 10th geography, resources and development. In this chapter we have to discuss about what are resources and types of resources and the development of resources. So first of all we have to discuss about what is resource. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, यानी टेक्नोलॉजी के सहायता से जब हम एसेसिबल कर लेंगे, उसे फाइंड आउट कर लेंगे। इकोनॉमिकली फिजिबल, जो आसानी से उपलब्ध है, एंड कल्चरली एक्सेप्टेड, हमारा समाज जिसे एक्सेप्ट करता हो उसे रिसोर्स के रूप में काउंट किया जाता है। हमारे आसपास बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं जिसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो हमारे पास है फिजिकल इन्वायरमेंट। नेचर में ह्यूमन बीइंग एक्चुअली क्या करता है, उस रिसोर्सेज को डेवलप करता है टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की सहायता से, तब जा कर के कोई भी नेचुरल रिसोर्स वो एसेसिबल हो पाता है और इंसान उसका यूटिलाइजेशन करता है। रिसोर्सेज कई तरीके के होते हैं। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं। नेचुरल रिसोर्स दो तरीके के होते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो रिन्यू हो सकते हैं, जैसे एयर, वाटर है। नॉन रिन्यूएबल में ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो रिसाइकलेबल है और नॉन रिसाइकलेबल है। रिसाइकलेबल में मेटल्स है और नॉन रिसाइकलेबल में फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। रीन्यूएबल में कंटिन्यूअस है और कुछ बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल में दो है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, उसके अलावा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। उसके अलावा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी होते हैं जो मानव अपने फ़ायदे के लिए किसी भी रिसोर्स को डेवलप करता है। बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज भी होते हैं। लिविंग थिंग्स को बायोटिक रिसोर्स कहा जाता है और नॉन लिविंग थिंग को एबायोटिक रिसोर्स कहा जा सकता है। जैसे आप बायोटिक में पढ़ते हो तो प्लांट हो गया, एनिमिलिया किंगडम हो गया। एबायोटिक में देखते हैं तो वाटर, सॉइल, एयर हो गया, और ये दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है ईच अदर। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, लाइफ होता है उसमें। एबायोटिक में लाइफ नहीं होता। रॉक्स एंड मेटल्स होते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। डिवाइडिंग द इन्वायरमेंट, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर दोनों के मिलने से ही इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट होता है। अगर सॉइल ना हो तो उस पर क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। देन वी कैन से दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। इन्वायरमेंट के बनने के लिए दोनों का होना जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टेबिलिटी, रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो रीन्यू हो सकते हैं, जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वे होते हैं जो एक बार यूज कर लिया हमने, यूटिलाइज कर लिया, तो दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे यूरेनियम हो गया, फॉसिल फ्यूल वगैरह हो गए। रीन्यूएबल वो होते हैं जो रिन्यू हो जाए, और नॉन रीन्यूएबल वो होते हैं जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा रीन्यूएबल रिसोर्सेज यहाँ पे दिखाया गया है कि बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे हैं जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। जैसे मान लो सोलर प्लेट अगर हम लगाते हैं तो सोलर एनर्जी ख़त्म होने वाला तो है नहीं, तो उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में एक होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है कम्युनिटी ऑन, तीसरा होता है नेशनल और चौथा होता है इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्स पे किसी पार्टिकुलर पर्सन का अधिकार होता है। कम्युनिटी ऑन पे पूरी कम्युनिटी का होता है, जैसे कोई पार्क हो गया, कोई सामुदायिक भवन हो गया। नेशनल रिसोर्स समुद्र बाउंड्री से 19.2 किलोमीटर का अंदर जो भी रहता है वो नेशनल होता है। 19.2 से 200 तक भी नेशनल रहता है, उसके लिए कुछ परमिशन लेना पड़ता है। और 200 किलोमीटर के आउट ऑफ जो भी होता है वो इंटरनेशनल रिसोर्स के रूप में काउंट किया जाता है। तो इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें, ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, विलेज पॉन्ड हो गया। इंडिविजुअल की बात करें तो हमारा खुद का अपना एरिया हो गया जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे प्लॉट्स हो गए, हाउसेस हो गए और प्रॉपर्टीज़ हो गई। नेशनल रिसोर्सेज टेरिटोरियल वाटर एरिया होता है, 19.2 किलोमीटर पहला होता है, दूसरा होता है 200 किलोमीटर तक, और वो नेशनल रिसोर्स में काउंट किया जाता है। इंटरनेशनल रिसोर्स 200 किलोमीटर के आउट ऑफ जो भी रहेगा समुद्री बाउंड्री से, उसे इंटरनेशनल रिसोर्स के रूप में काउंट किया जाता है। तो यहाँ दिखाया गया है कि इंडिविजुअल रिसोर्स पर्सनल होता है, कम्युनिटी ऑन्ड पे सबका अधिकार होता है, नेशनल पूरे नेशन का होता है, और इंटरनेशनल उस पर पूरे जो भी अर्थ पे देश है उन सबका अपना अधिकार होता है। जैसे हम अंटार्कटिका की बात करते हैं, अंटार्कटिका एक इंटरनेशनल रिसोर्स में काउंट किया जाता है।
ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज की बात करते हैं तो एक तो होता है पोटेंशियल रिसोर्स और एक होता है डेवलप्ड रिसोर्स। बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में हमें पता है बट उसका यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाता है, जैसे विंड एंड सोलर एनर्जी है। राजस्थान में इसका पोटेंशियल है, गुजरात में इसका पोटेंशियल है, बस हम उसका यूटिलाइजेशन उतने बड़े पैमाने पे नहीं कर रहे हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज वे होते हैं जिसका यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल है उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यूजेज कर रहे हैं, तो इसे हम डेवलप्ड रिसोर्सेज के रूप में काउंट करते हैं। दूसरा होता है स्टॉक। स्टॉक रेफर्स टू मटेरियल यूनिट्स इन environment which have the potential to satisfy human needs but human being do not have the appropriate technology to access these example। जैसे मान लो है वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बट हमारे पास एक्सेस टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल एज ए फ्यूल के रूप में कर सकें। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। स्टॉक का ही पार्ट होता है रिजर्व, जिसका इस्तेमाल हम जानते हैं नो हाउ, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे रिवर वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये एक रिजर्व का एग्जाम्पल दिया गया है। प्रॉब्लम क्रिएटेड बाई इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाई मैन, मैनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लेटेड। एज पर एग्जाम्पल फॉरेस्ट पहले 33% हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माना गया था, आज 19.2% ही फॉरेस्ट है। रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपुल, और इसके कारण हमारा समाज जो है दो भागों में बट गया, एक रिच और एक पुअर। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर जैसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, ओजोन लेयर डिप्लेट होने लगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगा। इसकी वजह से आज डे टू डे इन्वायरमेंटल इशू सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं और हम फेस भी करते हैं। इन सब से बचने के लिए एक उपाय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होना चाहिए, डेवलपमेंट इज नेसेसरी बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कंपल्सरी। यानी हम इस तरीके से डेवलपमेंट का काम करें जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट किसी भी प्रकार से खतरे में ना आए। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट which does not damage the environment and at the same time takes care of the needs of the future generation is called sustainable development। आने वाले समय में हमारी जो जनरेशन है उनको भी ये रिसोर्सेज आसानी से मिल पाए और इस तरीके का अगर डेवलपमेंट करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। यानी डेवलपमेंट विदाउट हैरेसिंग द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें कम से कम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है रिसोर्स का, फिर लिस्टिंग किया जाता है और उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है कि किस तरीके से उसे निकाला जाएगा। अगर रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जाएगा, लिस्टिंग नहीं किया जाएगा, प्लानिंग नहीं किया जाएगा तो पता लगे कि रिसोर्स निकालने में करोड़ों का खर्चा आ गया और जो रिसोर्स निकला वो मात्र 100 रुपये का निकला। तो इसलिए कहा जाता है कि रिसोर्स प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें ये भी देखा जाता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो इस तरीके से रिसोर्सेज का प्लानिंग किया जाता है और उस तरीके से रिसोर्सेज को निकाला जाता है। रिसोर्सेज कंजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Planned use of resources in order to meet the present needs and to store a part of the future generation is called resource conservation। Resource conservation is very very important because just we know that बहुत सारे resources ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल है एंड एक्सहॉस्टिबल है। जैसे फॉसिल फ्यूल है, एक बार जला दिया आपने तो ख़त्म हो गया। इफ़ वी कंजर्व देम वी कैन यूज देम फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम उसे कंजर्व करेंगे तो लंबी अवधि तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम वेस्टेज ना करें तो ऑटोमेटिकली हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। इससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है। गांधी जी का आइडिया क्या था रिसोर्स कंजर्वेशन पे? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। यानी हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं है। ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड द एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लेटेशन। बहुत सारे लोग खास करके लालची हैं, सेल्फिश हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनकी वजह से इन रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया जा रहा है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विथ प्रोडक्शन बाई मासेस। ये लगातार प्रोड्यूस करते हैं बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। ये समस्याएं हैं। और लैंड डिग्रेडेशन दूसरे पार्ट